जर्दा सेहत के लिए हानिकारक होता है, ना खाएं ना खाने दे। और मानव ने भी खाया, आप देखो, मतलब माय गुडनेस। सो कल हम लोग लंच पे गए थे, उसके ये फोटोग्राफ्स है, ये देखिए हमारे दोनों चश्मे सर। ये बेचारा कैसे तो कोशिश कर रहा है मुझे विजिबिलिटी मिल जाए, सबसे सक्षम के ऊपर से विजिबिलिटी मिल जाए। प्रेम को देखो। हाँ, आपके ऊपर। ओ माय गॉड, ये है वो, ये वो इंसान है जो सिर्फ खाने के लिए आया था। ये सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए आया था। चौहान, अक्षर तो सो रहा है। अक्षर तो सो रहा है। ये कह रही प्रिया का है। अबे प्रिया का छोड़ना, दूसरे पे फोकस करवाई। ओहो, इसका फोटो कितना सही आया देखो, इसका सही है। ये सुमसुम, ये सुविधा, रिचेस्ट पर्सन, अरे एंड द मैन ऑफ द इवनिंग। भाई आज और तारीफ तो बनती है जोशी सर की थोड़ी सी। पर भाई कुछ भी बोलो, कल तीर सही निशाने पे लगा। मजा आ गया, बट हाँ, आपने देखा सर भूल गए कि सर को गुस्सा करना था आप लोगों पे। इट वर्क मैन, इट वर्क। हाँ, बस रात गई बात गई, परसों की बात अब याद ही नहीं सर। बहुत सही है। हाँ, नहीं नहीं, वो रोज रोज नहीं देंगे। कल इमोशनल हो गए थे ना। आज मैं बता रहा हूं, आज उनको पटाने का दूसरा तरीका है, एक दो जने रो देना। कल के मैसेज के बेसिस पर एक दो जने रो देना, फिर तो देखो जो क्लास में कांड होगा। दिव्यता और कुमकुम, अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। क्लास में ताऊ जी का आगमन हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है ताऊ। गुड मॉर्निंग प्रिया जी, गुड मॉर्निंग मैम। चलिए आगे बढ़े। होमवर्क क्वेश्चन, मॉड्यूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8। ए डॉन, कल कहां भाग गई थी? क्यों, किसका? और आप क्यों भाग गए थे? ये डॉन, अच्छा ये थी। और कौन भागी थी? ये भागी थी, हाँ, इसके आगे वाली। Where you ran away, absconded। तो लंच तो करने चलना था। जोशी जी का भंडारा था कल यार। हाँ, वर्मा जी क्यों नहीं आए थे कल? ओ वर्मा जी, नींद नहीं हुई थी पगली। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। वाह, हाँ जी, करें शुरू। डन होमवर्क ऑल ऑफ यू? इजी था। चेक करते हैं फटाफट। आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये टॉपिक खत्म करेंगे और कल आप लोग लेकर आएंगे वॉल्यूम नंबर 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। कल हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। टेक्निकल स्टैंडर्ड है, मजा आएगा। कैलकुलेशंस भी है, थ्योरी भी है, दोनों चीजें हैं।
So today we will complete this topic, the last topic of advanced accounting, and then we will start with accounting standards, remaining accounting standards. Correct? Chaliye. From the following particulars furnished by Alpha Limited, prepare the balance sheet as on 31st March 2020 as required by Part 1, Schedule 3 of Companies Act 2013. डिटेल्ड आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया गया है और नीचे कहा है एडजस्टमेंट्स, एक एक करके देखते हैं कौन से एडजस्टमेंट्स डिस्क्लोजर के और कौन से एडजस्टमेंट्स अकाउंटिंग के। 10,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्या करना है? डिस्क्लोजर। कहां पे करना है? शेयर कैपिटल के नोट्स में। करेक्ट। ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ 2,60,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स, डिस्क्लोजर। ट्रेड रिसीवेबल्स की एजिंग, डेटर्स की एजिंग। द कॉस्ट ऑफ एसेट्स आर एज अंडर, डिस्क्लोजर। कहां पे? नोट्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। तो कॉस्ट एक्डेड WDV। बैलेंस ऑफ 7,50,000 in the loan from SFC is inclusive of 37,500 of interest. Loan is secured by hypothecation of plant and machinery. दो चीजें, करंट लाइबिलिटीज में जाएगा 37,500, remaining amount will go to non-current liabilities and you need to disclose that it is a secured loan against hypothecation of plant and machinery. Balance at bank includes 10,000 with Omega Bank Limited, which is not a scheduled bank. Omega Limited, not a scheduled bank. Disclosure, total bank balance to be bifurcated between scheduled bank and non-scheduled bank. Transfer rupees 20,000 to general reserve is proposed by board of directors. क्या करेंगे हम लोग? जनरल रिजर्व में 20,000 ऐड करेंगे और पीएनएल से 20,000 लेस करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 5% ऑन पेड अप कैपिटल, नो एंट्री बट अ नोट। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से? 4 AS4 के हिसाब से क्या होता है यहाँ पे नोट कि डिविडेंड इज व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड नो अकाउंटिंग एंट्री इज पास। अकाउंटिंग एंट्री कब पास होती है? ओनली व्हेन इट इज अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर। थोड़ा कंपनी लॉ घुसाते हैं बीच में। शेयर होल्डर्स कौन सी मीटिंग में अप्रूव करते हैं डिविडेंड? एजीएम में कितने टाइप के बिजनेसेस होते हैं? ऑर्डिनरी एंड स्पेशल। ऑर्डिनरी बिजनेस कितने टाइप के होते हैं? कौन से 4 होते हैं? चार। कौन से 4 होते हैं? सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, देन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, देन अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स रिटायरिंग बाय रोटेशन, और चौथा अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। करेक्ट। ये 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। फिर होते हैं कुछ स्पेशल बिजनेस। एज पर कंपनी लॉ का थोड़ा हम ज्ञान जान रहे हैं। एज पर द कंपनीज एक्ट जो भी स्पेशल बिजनेस होता है उसके लिए कंपनी को एक्सप्लेनेटरी नोटिस देना पड़ता है। उसका सेक्शन क्या है? 102। परफेक्ट, जबरदस्त। बस इस तरीके से तारों को जोड़ेंगे तो अपने आप पढ़ाई हो जाएगी। चलो, क्वेश्चन कुछ नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था। कितनी देर में हुआ? एनीथिंग लेस देन 25 मिनट्स इज गुड टू गो। 25 मिनट से अगर कम टाइम में हुआ है इट्स गुड टू गो, क्योंकि पीएनएल था नहीं, सिर्फ बैलेंस शीट थी, है ना। चलो, इंडेक्स सब लोग बना रहे? एक बार क्विकली चेक कर लीजिए इंडेक्स सबने बनाया क्या इस टॉपिक का अभी तक का। 18 नंबर क्वेश्चन को इंडेक्स में पोस्ट करिए। 18 नंबर क्वेश्चन को इंडेक्स में पोस्ट कीजिए। कल ही कर दिया था, बहुत अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग चैतन्य, आज आपकी कैप कहाँ है? अच्छा, चलो अब हमारे कुछ लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस है और कुछ थोड़े बहुत कंसेप्ट्स है, उसको देखते हैं। ये चैप्टर यहां पर खत्म हो जाएगा। मिसलेनियस क्वेश्चंस में आता है क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। स्टेट अंडर विच हेड these items should be classified in balance sheet as per schedule 3 of the Companies Act 2013। ICI मॉड्यूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको ये कुछ आइटम्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट में इसका क्लासिफिकेशन कहां पे होने वाला है। तो यहां पर दिया शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ
इशूड शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन मनी ज्यादा मिला है और जितना शेयर इशू करना है उससे ज्यादा मिला है, मतलब ये कहां पर आएगा, करंट लायबिलिटीज। सर ये शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में क्यों नहीं आएगा? बिकॉज इशूड शेयर कैपिटल मतलब आप ऑलरेडी इशू कर चुके हैं, समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम लोग पता है किस चीज की बात करें, अगर आप थोड़ा जोर दोगे, ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रो राटा अलॉटमेंट के केस में जहां पर शेयर होल्डर का एक्सेस एप्लीकेशन मनी पड़ा होता है उसको हम रिफंड नहीं करते हैं, उसको हम एडजस्ट करते हैं। किसके अगेंस्ट? अलॉटमेंट मनी के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन मनी जो एक्सेस मिला है ये कंपनी की लायबिलिटी है। कैसी लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटीज है। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, व्हाट इज अ शेयर ऑप्शन? जैसे हाउ डू आई से, शेयर सर्टिफिकेट होता है वैसे ही शेयर ऑप्शन होता है। तो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, इट विल अपीयर अंडर शेयर होल्डर्स फंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, हैव यू हर्ड द कंसेप्ट ऑफ ओके, शेयर ऑप्शन एंड शेयर सर्टिफिकेट में मैं आपको डिफरेंस एक्सप्लेन करता हूं। शेयर सर्टिफिकेट पे ओनर का नाम होता है, उसका नाम दिया हुआ होता है कि ये पर्सन शेयर का ओनर है। शेयर ऑप्शंस आपने अगर सुना होगा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, तो वहां पर किसी पर्सन का नाम नहीं होता। इट इज लाइक देयर इज अ टोकन एंड इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल ओनली बाय डिलीवरी। शेयर सर्टिफिकेट, इज इट फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी? नो। In order to transfer the shares, you need to do the procedure. आपको ट्रांसफर डीड बनानी पड़ती है, बट शेयर ऑप्शंस के केस में ऐसी कोई डीड बनाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक इज व्हाट? इट इज द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ अ शेयर। वैसे ही शेयर ऑप्शन होता है विच इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल, देयरफॉर इट विल गो टू द शेयर होल्डर्स फंड्स। अनपेड मैच्योर्ड डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयरऑन, बहुत आराम से समझना। अनपेड मैच्योर्ड डिबेंचर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैच्योर्ड डिबेंचर्स? वो डिबेंचर्स जिसका टर्म खत्म हो चुका है, जिसको हम कहते हैं ना रिडीमेबल डिबेंचर्स। तो द पीरियड ऑफ रिडम्पशन इज ओवर। अब जैसे ही पीरियड ऑफ रिडम्पशन खत्म होता है तो कंपनी को डिबेंचर होल्डर को पैसे देने पड़ते हैं वापस। अब मैच्योर हो चुके हैं लेकिन अभी तक पैसे नहीं दिए हैं और उसका इंटरेस्ट, ये कौन सी लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स, अब समझना, मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, वो कंपनी का शेयर 10 रुपए का है और कंपनी ने अभी तक 8 रुपए मंगवाए, 2 रुपए का कॉल अभी तक उसने रेस नहीं किया। प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम सिटिंग एज एन इन्वेस्टर, एज अ शेयर होल्डर। समझ में आ रहा है? मैंने अभी तक वो पैसा पे नहीं किया, वो जब भी चाहे मुझसे पैसा मंगवा सकते हैं। ये मेरी क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या है? कंटिंजेंट। प्लीज अंडरस्टैंड, सर उसको करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी क्यों नहीं कह रहे? लायबिलिटी कब होती है? जब सामने वाला पैसा मांगता है। मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, कंपनी ने अभी तक मुझसे पैसा नहीं मांगा, तो जब तक पैसा नहीं मांगा क्या मेरी लायबिलिटी अराइज होती है? नहीं। तो ये लायबिलिटी होगी कब होगी? जब वो कंपनी पैसा मांगेगी। सो द इवेंट डिपेंड्स ऑन अनदर इवेंट, देयरफॉर इट इज व्हिच इवेंट, व्हिच लायबिलिटी? कंटिंजेंट लायबिलिटी। कल हमने एक और एग्जांपल देखा था कंटिंजेंट लायबिलिटी का, बिल्स डिस्काउंटेड, याद आ रहा है आप लोगों को? कॉल्स अनपेड, कॉल्स अनपेड विल गो टू शेयर होल्डर्स फंड्स। हमने देखा है कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स अनपेड का मतलब क्या है? कॉल्स इन अरियर्स। लिख लीजिए आप वहां चाहे तो, कॉल्स अनपेड के पास कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स का ट्रीटमेंट हम लोगों ने देखा है। कॉल्स इन अरियर्स को डिडक्ट किया जाता है, कहां से डिडक्ट किया जाता है? शेयर कैपिटल से, है ना। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, अब देखो शेयर सर्टिफिकेट, शेयर ऑप्शन, शेयर वारंट्स, ये सब एक ही चीज के, एक ही जॉनर की चीज है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट विल गो टू शेयर होल्डर फंड्स। क्लियर हो गया? पक्का? कंटिंजेंट लायबिलिटी की कभी अकाउंटिंग नहीं होती। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 प्रोविजन कंटिंजेंट एसेट्स कंटिंजेंट लायबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था कि कंटिंजेंट लायबिलिटी हो या कंटिंजेंट एसेट हो, उसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? डिस्क्लोजर होता है।
आप लोगों को फिर से मैं रिमाइंड करवा दूं, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के वीडियोस आप लोगों को दिए गए हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं भाई एक बार, इन केस यू फॉरगॉट। आप अपना बैच का ट्रैकर देखेंगे, बैच के ट्रैकर में देखिए मैंने आपको दिया है 18, 19, 20, 26, 29 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के वीडियोस दिए। थियोरेटिकल स्टैंडर्ड है, मैं फिर से कह रहा हूं, किसी को भी घर पे जाना है कोई परेशानी नहीं है, यू कैन कंसिडर देम एंड गो, एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। इसीलिए मैं कल 7 चालू कर रहा हूं, आप समझ रहे हो। टुमारो आई विल स्टार्ट विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, क्लियर। तो 18 है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। उस स्टैंडर्ड के अंदर मैंने एक बहुत अच्छी एक्टिविटी कराई है, आज भाई ने सुबह एक्टिविटी करके दिखाई, दिस शोज कि उसने वो स्टैंडर्ड देखा है, वो जो देखेगा उसको पता चलेगा। 19 है लीजेस, अभी बता रहा हूं थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा ओवरहेड जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, चिंता मत करना, कुछ चीजों को कुछ स्टैंडर्ड्स को टाइम देना पड़ेगा। 20 है अर्निंग्स पर शेयर, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, प्रैक्टिकल है और कैलकुलेशन बेस्ड है, तो यू विल एंजॉय। 26 और 29 यॉर्निंग वाले स्टैंडर्ड्स है, अभी चालू नहीं किया, अभी ऑन मत करो, बाद में। 26 नंबर है इनटेंजिबल एसेट्स, इजी है, बहुत आसान है, मतलब हमें पता है उसका समरी क्या है। हम लोगों को लगता है इनटेंजिबल एसेट का मतलब सिर्फ गुडविल होता है, उस स्टैंडर्ड के अंदर इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब सिर्फ गुडविल नहीं है। 3 चीजों के बारे में हमने बात की है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, और उसके अलावा एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तीनों चीजों के ऊपर बात की गई है। 29 प्रोविजन, कंटिंजेंट एसेट्स, कंटिंजेंट लायबिलिटी। एक बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और इसलिए मैं कह रहा हूं सब जने प्लीज ये स्टैंडर्ड्स देखो। प्रिंसिपली आज से टुडे ऑनवर्ड्स देयर वोंट बी एनी होमवर्क इन एडवांस्ड अकाउंटिंग। रीजन है ना मैडम, सारे चैप्टर्स खत्म हो गए, अब बचते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप पहले भी देख चुके हो, कभी होमवर्क दिया है मैंने? तो अब आज से आप लोगों को प्लान करना है कि डेली का जो 2 घंटा आपका एडवांस्ड अकाउंटिंग का होना चाहिए, उसमें आपको क्या करना है। आप मेरा पॉइंट समझ गए? क्या करना है मैं आपको भी बता देता हूं। हमारी पेंडिंग टेस्ट है, ये टेस्ट नंबर 3 बायबैक ऑफ शेयर्स, ब्रांच अकाउंटिंग, AS 11। उसके बाद ये टेस्ट होगी अभी आने वाले दिनों में, और चौथे नंबर की टेस्ट होगी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी पे, और एडवांस में इन्फॉर्म कर रहा हूं 5वें नंबर की टेस्ट होगी सिर्फ और सिर्फ MCQs ऑन ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। समझ में आ रहा है? जितने भी 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनके सिर्फ MCQ की एक टेस्ट होगी। तो आप लोगों को मैं ये समझा रहा हूं कि अब जो 2-2 घंटे आपके पास बच रहे हैं ना, ये 2-2 घंटों को यूज करो। सबसे पहली प्रायोरिटी है बेटा जी, ये जो 6 सेशंस है इनको कंप्लीट कर लो, कंप्लीट दीज सेशंस। इसको कंप्लीट करोगे तो आपके ये स्टैंडर्ड्स प्रोग्रेस होते रहेंगे, प्रोग्रेस होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। सेकंड, अभी शिंदे जी मेरे को कह रहे थे कि सर मुझे मेरे हॉस्टल में फ्रेंड्स को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाना है। बिल्कुल पढ़ाओ, और आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, सबको कंसोलिडेशन इजी लगा है, मतलब मैनेजेबल लगा है, आप चाहते हो ऐसे ही मैनेजेबल लगे। 20 नंबर और 21 नंबर का जो क्वेश्चन है कंसोलिडेशन का, वो आज बैठ के वापस सॉल्व करना, मेक इट अ पॉइंट। 20 और 21 नंबर का क्वेश्चन हर एक हफ्ते में एक बार सॉल्व होना चाहिए। इट विल टेक हार्डली, आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 45 मिनट्स या 1 घंटा मैक्सिमम। मैं दोनों नहीं करने के लिए कह रहा हूं, एक हफ्ता 20 किया, एक हफ्ता 21 किया, एक हफ्ता 20, ये क्वेश्चन करते रहे ना तो फिर पूरा चैप्टर आपके कंट्रोल में रहेगा, ये समझ लेना। 20 नंबर और 21 नंबर ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमेशा कंसोलिडेशन आसान लगेगा बेटा। यहां पर आपके पास ट्रैकर में हर एक चीज की डेट है, अब आप इस डेट से पकड़ लो। कंसोलिडेशन हमने खत्म किया है 11 मई 24 को, आपको इसको रिटेन कब तक रखना है? जनवरी 25 तक। समझ रहे हो? जनवरी 2025 तक आपको रिटेन रखना है उसको। कैसे रिटेन रखोगे अगर उसको कॉन्स्टेंटली रिवाइज नहीं करोगे? प्रैक्टिकली मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, हर चैप्टर को, हर सब्जेक्ट को, हर कंसेप्ट को वीकली रिवाइज नहीं कर सकते, उसकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जो मैं बनवाऊंगा। अगर कोई पूछता है कि सर अगर हम घर पे भी जा रहे हैं तो आप पीछे क्या करवाओगे, मैं ये सारी चीजें करवाऊंगा, बैठूंगा ना आप लोगों के साथ, बैठेंगे, प्लान बनाएंगे, खत्म करेंगे। लेकिन कंसोलिडेशन स्पेसिफिकली मैं कह रहा हूं बिकॉज अगर आज आपका कंसोलिडेशन स्ट्रांग है
तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आप लोगों की और मेरी कंबाइंड। इस अचीवमेंट को बरकरार रखना है तो 20 और 21 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करें। जब तक पूरा वॉल्यूम 1 कम से कम 1 या 2 बार रीसॉल्व नहीं हो जाता तब तक वॉल्यूम 3 पे मत जाना। सपोज कोई बच्चा है, उसका अमालगमेशन का सारे क्वेश्चंस जो हैं मेरी बुक के वॉल्यूम 1 के, वो 2 या 3 बार करके हो गए, अब वॉल्यूम 3 पे चल जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरे चैप्टर्स करके ही वॉल्यूम 3 पे जाना, यू कैन शिफ्ट चैप्टर वाइज, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट वो शिफ्ट करते रहना। वॉल्यूम 3 में और भी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे विद सॉल्यूशंस है, तो यू विल गेट अ ब्रॉडर पिक्चर कि यार किस तरीके से चीजों को टैकल करना है। बट फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। 2 इज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 1 इज ऑफ टॉपिक्स। क्लियर, पक्का? चलो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने कर लिया, सिंपल क्वेश्चन है, इंडेक्स में चाहे तो आप इसको पोस्ट कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ था नहीं। 5 के बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही सिंपल छोटा सा कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस। देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। ये श्रेय आर्या चैप्टर वाइज ही करना है बेटा। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 with rupees 12 lakh represented by 60,000 units of rupees 20 each. Please understand, मोहन ने बिजनेस चालू किया 60,000 यूनिट्स ऑफ रुपीज 20 ईच, 12 लाख रुपए के कैपिटल से। अब ये यूनिट्स को आप समझने के लिए शेयर कैपिटल भी समझ सकते हो, इसको समझने के लिए कुछ गुड्स भी समझ सकते हो कि उसने 60,000 यूनिट्स किसी गुड्स के खरीदे जो 20 रुपए का था। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st March 21, he sold the entire stock for rupees 30 each. What is the cost price? 20 rupees. What is the selling price? 30 rupees. What is the profit per unit? And if I want to calculate total profit, what is the total profit? 6 lakh. कैसे आया 6 lakh? 60,000 units into 10 rupees, 6 lakh. Now, in order to maintain the capital intact, what is meaning of this word maintain the capital intact? Mohan has started business with 12 lakh rupees capital. He bought some goods, he sold some goods, all the goods. On that transaction he gained a profit of 6 lakh. जब भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट कहां जाकर ऐड होता है? कैपिटल में ऐड होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ईयर एंडिंग पे मोहन का कैपिटल 18 लाख रुपीस हो गया होगा? 18 लाख कैसे हो गया? 12 लाख रुपए का ओपनिंग कैपिटल और 6 लाख रुपए का प्रॉफिट, हो गया 18 लाख। लेकिन यह कहता है कि मोहन चाहता है कि वो अपने कैपिटल को अगर एज इट इज मेंटेन करे तो वो मैक्सिमम कितना अमाउंट बिजनेस से विड्रॉ कर सकता है? आंसर है 6 लाख रुपए। ये पीवाई क्यों है? 4 मार्क का, ओल्ड सिलेबस का। हाँ मतलब नए सिलेबस की तो एक ही एग्जाम हुई है, 4 मार्क का। आओ रजिस्टर में सॉल्व करते हैं। अक्षत भैया यहां पे भी सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, कैसी नींद आई कल? बहुत बढ़िया, सुकून भरी। बट अच्छा टाइम स्पेंड किया कल, है ना? कहीं और बाहर जाते थे, बहुत गर्मी होती थी, बहुत धूप थी। हाँ, ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए ना। देखो आदर्श सर को शॉपिंग पे मैं ले जा सकता हूं, आगे के आइडियाज अब मैं आपको रोज रोज क्या ही आइडिया दूं। Question 11/AAA oblique, what is the page number? 5.11. Maximum amount that can be withdrawn out of capital is equal to closing capital minus opening capital. How do you calculate closing capital? That is equal to opening capital plus profit.
Now, how much is your opening capital? 12 lakh rupees. How much is the profit? 6 lakh rupees. Minus opening capital. हमें पीवाई क्यों इसलिए इतनी इज्जत दे रहे हैं? हो गया, क्या ही करेंगे इसमें बताइए। 4 मार्क का क्वेश्चन था ये। हाँ, इसमें क्या काटेंगे, कहाँ काटेंगे भाई? अभी पता है इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक कर दी। नॉर्मली ये होता है कि जब क्वेश्चन इतना आसान आता है ना, तो हम लोगों को एग्जाम में लगता है कि है ऐसा आ ही नहीं सकता, इतना इजी तो आ ही नहीं सकता, 100% इसमें कुछ तो होगा। फिर बच्चे यहाँ पे फालतू का दिमाग लगाते हैं, कुछ तो एक्स अज्यूम करेंगे, फिर कुछ तो वाई लगाएंगे, और फिर उसका भलती का एक डेंजर वाला इक्वेशन बनाएंगे। भाई साहब, ऐसे सिंपल इजी क्वेश्चन कैसे डिफिकल्ट बनाना है, आप हमसे पूछें। डन, चलिए, क्या ही पोस्ट करोगे इसको इंडेक्स में, बट कर लो यार, अब क्या ही है। Come on, come to your registers, come to your registers and write this down. This is not part of the question. Come to your registers and write this down. हम लोग अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेक्शन 123 एंड 124 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। 123 डील्स विद डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड 124 डील्स विद पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड। टी-शर्ट्स आर नॉट गेटिंग डिस्पैच विद द स्टडी मटेरियल। टी-शर्ट्स की कोई डिस्पैचिंग नहीं हो रही है, साइजेस हमने कलेक्ट करने की कोशिश की थी, वी वर नॉट एबल टू रीच आउट टू ऑल द स्टूडेंट्स, सो टी-शर्ट्स आर नॉट गेटिंग डिस्पैच टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स।
सॉरी, नेटवर्थ, NW। तो वापस घर पे से लेके आइएगा। हाँ, अकेले आना पड़ेगा मतलब? जिन लोगों ने ऑनलाइन से ऑफलाइन में कन्वर्जन किया है, आप लोगों की बुक्स वहीं गई होगी घर पे। अब मैडम याद तो रखना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब तो ये लास्ट डिस्पैच ही था। बेटा क्या हो गया? वीकनेस महसूस हो रही है? थकान लग रही है? आपको मैसेज आ गया क्या पर डिस्पैच का? डन ऑल ऑफ यू। अब ये लिखिए, एटीन को मेरे को बुक्स डिलीवर होने वाली है। बाली, बाली तो इंडोनेशिया में। आलोक शर्मा, बाली है। ये सब आपने लॉ में पढ़ा होगा। क्या हुआ डिंचक? ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड, इसके लिए क्या रेगुलर क्लास आना पड़ता है? तब समझ में आता है ये। और टिकटॉक बंद होने के बाद जो सदमा लिए हो आप, बहुत गहरा सदमा है। पेनल्टी का रेट है 12% पर एनम। क्या? बहुत बहुत बहुत। चलिए हो गया, सभी का छाप लिए।
व्हाट हैपेंड? नींद आ रही है? चैतन्य, इसको नींद आ रही है। मेरी, हम सोचे भी गलत है और तुम करो तो भी गलत नहीं है, ये सही है। सही है भाई, सही है। कोई नहीं, कोई नहीं। अमेजिंग। चलिए आगे। लेट्स रीड इट। कम टू योर बुक, पेज नंबर 5.6, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। किसको? अरे एक मोबाइल का और कैमरा चालू कर दो ना, अपना शांत हो जाएगी। प्रिया, आप चाहते हो कि आपके टिकटॉक यहां प्रोजेक्टर पे दिखाएं सबके सामने? आप चाहते हैं? कितने फॉलोअर्स बढ़ गए होंगे आपके जब से क्लास में ये अनाउंस हो गया कि आप डिंचाक हैं? चलो फोकस करो यहां पे। बस बेटा बस। नाउ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, फोकस। A dividend is distribution of divisible profit of a company amongst the members according to the number of shares held by each of them in the capital of the company and the rights attaching thereto. Such a dividend may or may not entail a release of assets. It would be where a distribution involves payment of cash. But when profits are capitalized, the amount distributed is applied towards payment of bonus share issued free to the shareholders. No part of the assets can be said to have been released, since in such a case profits are only capitalized, thereby increasing the paid up capital of the company. The company does not give up any assets. इसका मतलब है जब हम डिविडेंड पे करते हैं तो कंपनी की एसेट्स डिक्रीज होती है। लॉजिकल है, बिकॉज आपका कैश और बैंक अकाउंट डिक्रीज होता है। लेकिन जब आप बोनस शेयर्स देते हैं तो कोई एसेट्स डिक्रीज नहीं होती है। अब एक डायग्राम, एक ट्री डायग्राम हम लोगों ने यहां बनाया था, इस पे फोकस करना। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, करंट ईयर प्रॉफिट और आउट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी कंपनी करंट ईयर प्रॉफिट से डिविडेंड देना चाहती है तो उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब अगर इस पे एक एमसीक्यू बनता है या क्वेश्चन बनता है कि एक कंपनी करंट ईयर प्रॉफिट से मैक्सिमम कितना डिविडेंड दे सकती है, द आंसर इज कंप्लीट प्रॉफिट। जितना भी प्रॉफिट अवेलेबल है वो डिविडेंड दे सकती है, उस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर कोई कंपनी अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स को यूज करना चाहती है फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड तो उस पर रिस्ट्रिक्शन है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स का मतलब क्या है? प्रीवियस या उससे पहले के जो भी प्रॉफिट्स है उसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स। अगर कंपनी ऐसा करना चाहती है तो उन्हें कंप्लाई करना होता है कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014, और जिसकी है कुछ कंडीशंस। क्या है वो कंडीशन? कि रेट ऑफ डिविडेंड जो है इट शुड नॉट एक्सीड द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड इन द प्रीसीडिंग 3 years। पिछले 3 सालों में आपने जितना डिविडेंड अनाउंस किया है उसका आप एवरेज लेंगे, और करंट ईयर का जो डिविडेंड है वो उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करता। आपको मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं, ये रूल्स कब लगेंगे? जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अगर मैं करंट ईयर प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर करता हूं तो कोई लिमिटेशन है? नहीं है। एक और चीज जो बच्चे कुछ गलत इंटरप्रीट करते हैं, 100% डिविडेंड का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरा के पूरा रिजर्व्स एंड सरप्लस यूज करते हैं। 100% का मतलब होता है इक्वल टू द फेस वैल्यू। अगर किसी कंपनी का शेयर, एमआरएफ का यार 10 रुपए का शेयर है फेस वैल्यू का, एमआरएफ कहता है हम 30% डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। अबे सुनने में 30% लगता है, वैल्यू पर डिविडेंड पर शेयर इज 3 रुपीज।
1.5 लाख रुपए के शेयर पे अगर आप 3 रुपया डिविडेंड दे रहे हो, कौन सी बड़ी बात करो। लेकिन अब दूसरी साइड ऑफ स्टोरी समझो, कंपनी कैश आउटफ्लो नहीं कर रही है, कंपनी जो प्रॉफिट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है, कंपनी उसको रिटेन कर रही है। जब प्रॉफिट्स रिटेन होंगे तो उससे क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला देखना, फेस वैल्यू नहीं, फेयर वैल्यू या मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा, हाउ डू यू कैलकुलेट द फेयर वैल्यू पर इक्विटी शेयर, दैट इज इक्वल टू टोटल नेट वर्थ और शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हमने शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट में भी देखा है, सबसे पहली हेडिंग होती है शेयर होल्डर्स फंड्स, उसमें दो चीजें आती है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में करंट ईयर का भी प्रॉफिट आता है और पहले का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी आता है। लॉजिकल है, अगर कोई कंपनी डिविडेंड्स डिक्लेयर नहीं कर रही है, इसका मतलब है वो प्रॉफिट को रिटेन कर रही है, एक्यूमुलेट कर रही है। अगर वो प्रॉफिट को रिटेन और एक्यूमुलेट करती है तो भी शेयर होल्डर का फायदा है। क्या फायदा है, कि उसके शेयर की मार्केट प्राइस बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ शेयर होल्डर यहां एग्जिट कर सकते हैं। अब आप एफएम के अंदर पढ़ेंगे, देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है, बिकॉज वो कहते हैं कि मुझे डिविडेंड ज्यादा चाहिए, मेरा घर खर्च उससे चलेगा। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं, मुझे अलग टाइप के फंड चाहिए। तो म्यूचुअल फंड एक टॉपिक आपके सिलेबस में होता था, ओल्ड सिलेबस में, एडवांस्ड अकाउंटिंग में हटा दिया गया। म्यूचुअल फंड्स के अंदर अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं। अगर किसी को थोड़ा भी नॉलेज है, आपने सुना होगा, एक होता है ग्रोथ ऑप्शन, एक होता है पे आउट ऑप्शन। पे आउट ऑप्शन के अंदर क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स पे जो भी डिविडेंड मिलता है वो यूनिट होल्डर्स को पे कर दिया जाता है। ग्रोथ ऑप्शन में जो भी डिविडेंड होता है वो पे नहीं होता है, वो री इन्वेस्ट हो जाता है। तो जब वो डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाता है तो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाते हैं तो इट गिव्स यू डायरेक्ट कैपिटल एप्रिसिएशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पे आउट में कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। इट इज लाइक बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट। आपने बैंक में एफडी की है, एफडी का जो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो इंटैक्ट रहेगा, उसका जो इंटरेस्ट है वो आप चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं। दैट एग्जैक्टली हैपेंस इन द पे आउट ऑप्शन। डिविडेंड की कंडीशन नंबर 2 है, मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। ज्यादा से ज्यादा आप डिविडेंड के लिए कितना पैसा यूज कर सकते हैं आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट? 10%। लिमिट्स याद रखने के लिए 10%। द बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉल शुड नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एज अपियरिंग इन द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझ में आया? भूमि जी गुड मॉर्निंग, कम बैक टू द क्लास। सो मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉ करने के बाद रिजर्व्स का जो बैलेंस होगा, इट शुड बी एटलीस्ट मिनिमम 15% ऑफ शेयर कैपिटल। और लास्ट कंडीशन कहती है, ये एक कंडीशन और है, द अमाउंट सो विड्रॉन शुड बी फर्स्ट यूटिलाइज टू सेट ऑफ द लॉसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको याद करो कुछ दिन पहले वेदांता का एग्जांपल दिया था कि वेदांता हैज रिपोर्टेड द लॉसेस बट स्टिल वेदांता इज पेइंग डिविडेंड्स। वेदांता इज इनटू डेट्स बट स्टिल दे आर पेइंग डिविडेंड्स, करेक्ट? ऑब्वियसली दे वुड हैव कंप्लाइड दीज कंडीशंस। लास्ट कंडीशन यही कहता है डेप्रिसिएशन के बारे में, कैरीड फॉरवर्ड ऑफ द प्रीवियस ईयर्स लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन। आई थिंक कैरी फॉरवर्ड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड लॉसेस, ये चीज तो आपने इनकम टैक्स में भी पढ़ी होगी। समझ में आ रहा है? यही प्रोविजन यहां पर भी है कि अगर आपका कुछ डेप्रिसिएशन है जो सेट ऑफ नहीं हुआ है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसको सेट ऑफ करेंगे। लॉसेस है उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, और फिर बाद में जो प्रॉफिट बचेगा उसको डिविडेंड के लिए यूज करेंगे। देन नो डिविडेंड शुड बी डिक्लेयर्ड और पेड बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स रिजर्व्स अदर देन फ्री रिजर्व। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम के बैलेंस को यूज कर सकते हैं डिविडेंड के लिए? नहीं, सेक्शन 52 इसकी इजाजत नहीं देता है। सीआरआर का बैलेंस यूज कर सकते हैं? नहीं, सेक्शन 55 डोंट अलाउ यू। रीवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस यूज कर सकते हैं? नहीं, ओनली एंड ओनली फ्री रिजर्व्स। वेरी इंपॉर्टेंट, डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एक्सेप्ट आउट ऑफ प्रॉफिट। कैपिटल कैन नॉट बी रिटर्न टू द शेयर होल्डर बाय वे ऑफ डिविडेंड। क्योंकि मैंने अपने शेयर होल्डर्स को काफी समय से डिविडेंड नहीं दिया है, तो मैं एज अ कंपनी क्या करता हूं, और इक्विटी शेयर्स इशू करता हूं, और फिर वो जो पैसा आया, क्या मैं उसको डिविडेंड बांट सकता हूं? नहीं बांट सकता हूं। अब यहां पर सिंपल है, डिविडेंड डिक्लेरेशन हो गया, अब आते हैं डिविडेंड के पेमेंट के ऊपर। ये जो पैराग्राफ मैंने आपको यहां लिखकर दिया है, इस पैराग्राफ के ऊपर ये समरी अभी मैंने आप लोगों से बनवाई है, समझना क्या कहती है समरी। कंपनी डिविडेंड कहां डिक्लेयर करती है? एजीएम में।
एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद कंपनी को डिविडेंड का पेमेंट करना होता है विद इन 30 days ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सच डिविडेंड। आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिकली होता है तो प्रॉब्लम नहीं है ना। यहां पर कंपनी की एजीएम हुई, यहां पर इंटीमेशन चला जाता है और 1 या 2 दिन के अंदर उसके पेमेंट्स हो जाते हैं। अगर 30 दिनों में पेमेंट नहीं हुआ, डिविडेंड पे नहीं होने के कई रीजंस हो सकते हैं। एक वर्ड आपने देखा होगा कंपनी एक्ट में भी यूज होता है और वो है वेयर अबाउट्स। पढ़ा है आप लोगों ने ये वर्ड, सुना है? वेयर अबाउट्स का मतलब होता है अता पता। हां, अगर शेयर होल्डर का अता पता नहीं है, सर क्यों नहीं होगा? अरे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आज इमेजिन करिए कोई ट्रेजिक इंसिडेंस हो गया है जिसमें पूरे के पूरे परिवार की डेथ हो गई, इंक्लूडिंग जो उसके नॉमिनीज थे, लीगल हायर्स थे, सब जने। तो आज उस कंपनी का जो बैंक अकाउंट है उसका वेयर अबाउट नहीं होगा। आपको जानकर हैरानी होगी माय डियर फ्रेंड्स, भारत सरकार के पास 1.25 करोड़ से ज्यादा ऐसा पैसा है जो अनक्लेम्ड मनी है, जो किसी ने क्लेम नहीं किया है। मतलब केदारनाथ जी में 2016 में जब इतनी बड़ी घटना हुई थी, कितने लोगों की डेथ हो गई थी, एक बार इमेजिन करो। या फिर जब कोई प्लेन क्रैश होता है, कोई ट्रेन एक्सीडेंट होती है, जिन लोगों की डेथ होती है उनके भी तो कोई बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें होती है। अरे ये सब छोड़ो, आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं ना, उस शहर के आरटीओ में चले जाना, उसके आरटीओ में कितनी अनक्लेम्ड व्हीकल्स पड़ी होती है। इंदौर में तो आई थिंक यही है, कहीं नजदीक में ही है ना, वो ब्रिज से उतरने के पास कहीं तो आगे। एक बार जतिन सर मुझे लेके गए, दिमाग काम नहीं करता है। किसी भी शहर में चले जाओ, मैंने अमरावती में देखा है, जोधपुर में देखा है, बैंगलोर में देखा है, हजारों की तादाद से और अच्छी अच्छी महंगी महंगी गाड़ियां, 2 व्हीलर्स भी, 4 व्हीलर्स भी अनक्लेम्ड, लिटरली अनक्लेम्ड। कोई क्लेम नहीं करता उसको। आपको पता है बाद में उसका क्या होता है? वैसे तो भंगार में सड़ती है, अच्छी चीजों के ये लोग ऑक्शन करते हैं, पर बहुत सारी चीजें जो नहीं बिकती है वो लिटरली सड़ जाती है, पड़ी पड़ी, भंगार लायक भी नहीं बचती है। वैसे ही पैसा भी तो होता है अनक्लेम्ड मनी। तो वेयर अबाउट्स मतलब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, 30 दिनों में पे किया, लेकिन अगर कोई ऐसे शेयर होल्डर है जिनके वेयर अबाउट्स नहीं पता, उनके बैंक अकाउंट्स अपडेटेड नहीं है, जो उन्होंने पहले बैंक अकाउंट दिए थे वो बैंक अकाउंट्स अब उन्होंने क्लोज कर दिए, सब कुछ हो गया, तो कंपनी क्या कहता है? द कंपनी शुड ट्रांसफर देयर मनी टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट विद इन 7 days। कौन से 7 days? 30 दिन के बाद। इसीलिए आप देखो मैंने कैलकुलेशन कर लिया 37 दिनों का। तो 30 दिनों के बाद विद इन 7 days आपको वो पैसा जमा करना होता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, नहीं तो कंपनी विल इंकर अ पेनल्टी एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, अब वो पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा रहेगा 90 दिनों तक। मतलब 90 दिनों तक कंपनी अभी भी कोशिश करेगी उनको ट्रेस करने की। तो आपने कंपनी एक्ट में पढ़ा होगा, कंपनी शुड गिव अ नोटिस ऑन देयर वेबसाइट, है ना, अ लिस्ट ऑफ सच पीपल हुज वेयरअबाउट्स आर नॉट ट्रेसेबल, ताकि कोई भी पर्सन कंपनी की वेबसाइट पे विजिट करेगा तो पता चल जाएगा। और फिर अगर फिर भी पता नहीं चलता है तो फिर विद इन 90 days पता नहीं चलता है तो आफ्टर 90 days कंपनी शुड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट एंड ट्रांसफर द मनी टू IEPF अकाउंट अंडर सेक्शन 125। IEPF का फुल फॉर्म क्या है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो अगर 90 दिनों में भी ये ट्रेस नहीं हो पाता है तो भाई साहब उसका स्टेटमेंट बनाओ और 7 सालों के अंदर कंपनी को ट्रांसफर करना है IEPF को। द मोमेंट इट गोज टू IEPF, ये किसके पास चला गया? सरकार के पास। एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर इट इज अनक्लेम्ड। ऐसे कई शेयर्स हैं, कई डिविडेंड्स हैं, कई पैसा है, ट्रस्ट मी, जो अनक्लेम्ड है, उसका कोई वारिस नहीं है, कोई ओनर नहीं है। ये पैसा पूरा किसका हो जाता है? सरकार का। आपने ये भी सुना होगा, सपोज आपने एक जमीन खरीदी है और जमीन में खुदाई करते समय नीचे से सोना निकला, वो आपका नहीं होता है, वो भी गवर्नमेंट का होता है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट आपको उसमें से कुछ हिस्सा देती है, पर वो पैसा आपका नहीं है, वो पैसा सरकार का है। पर सर जमीन तो मेरी है ना सर, दादा भी मेरे थे जो डाल के गए, उससे कुछ लेना देना है, वो सरकार। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अनक्लेम्ड अमाउंट इतना ज्यादा होता है ना
शेयर्स के केस में, डिविडेंड के केस में आपको मैं बता नहीं सकता हूं। काफी लोग ऐसे शौक मौज में 2-4 शेयर्स लेकर खरीद लेते हैं, कभी कभी ऐसे ही शौक मौज में ट्रांजैक्शन किया और भूल जाते हैं बाद में, ना वो ट्रांजैक्शन याद रहता है, ना उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन। कितने लोग मिसप्लेस कर जाते होंगे, कितने लोग, कुछ नहीं कर सकते उसका। समझ में आया? चलो, सेक्शन 123, 124 का यहां पर प्रोविजन हुआ। अब एक चीज जो आपके सिलेबस में नहीं है बट ब्रीफली मैं सिर्फ उसको टच करवाना चाहता हूं, वो है कंसेप्ट ऑफ मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन। ध्यान से देखना, पढ़ना और समझना। कंसेप्ट ऑफ मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन। वी आर डन विद 5, वी आर डन विद 11। नंबर 10 क्वेश्चन क्या है? अच्छा, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का है। चलो फिर पहले ये कर लेते हैं, फिर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, जो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की जो हमने अभी प्रोविजंस देखी है, उस पर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। पहले आप एज ऑलवेज छाप लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। छापो। आप ये छापिए, ये क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, बहुत अमेजिंग वीडियो है, मजा आ जाएगा आप लोगों को वीडियो देख। नहीं आप अपनी जगह से हिल गए तो नाम बदल देना। कौन, किसको डाउट है? मैं बताऊं, मैं नामकरण करने में बहुत अच्छा हूं। आपका तो नामकरण, आपका तो ओरिजिनल नाम भी मेरे को नहीं पता। किसकी? प्रिया पहले डिसाइड करो, ये स्क्रीन में देखना है कि वो स्क्रीन में देखना है, फिर अपने लेंसेज को जूम करो और फिर देख के। चश्मा लग गया आपको? रील ज्यादा देखते हैं या बनाते हैं ना, तो चश्मा लग ही जाता है। आई एम सॉरी, टिकटॉक, फॉरगॉट। तेरे की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया इंडिया में, बताओ।
डन। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं बेटा। आदर्श सर व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करते हैं, प्लीज अपलोड द फोटोज इन हाई क्वालिटी। मैंने कहा सर यू आर ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी, आपको कैसे अपलोड करें। कल तो मैंने बहुत मजे ले लिया आज सर के, शाम तक हम लोग 8:30-9 बजे तक साथ में थे। सर बोले सर अब बस करो सर। हाँ क्या, मैं फिट लग रहा हूं ना, अच्छी बात है सर, थैंक यू। ऑलवेज नथिंग न्यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत है, बहुत अच्छी बात। उपास है सर मेरा आज बस। हाँ पेट गायब हो गया। अच्छा हाँ, हेयर कट कहाँ से करा? अरे सर पूछो मत, इंदौर में तो सर बहुत बुरी हालत है सर। आज के बाद वो आपके साथ कभी शॉपिंग पे नहीं जाए। कल रात तक पता है कहते सर पता है जैकेट कितने का पड़ा? 15,000 रुपए का जैकेट पड़ा। अरे पगले, जैकेट इंक्लूड द पार्टी कॉस्ट ना। आपने तो पूरी कोशिश की थी डेजर्ट्स की। किसकी? चावल की कोशिश। कल अगर चावल खाया होता था ना, मां कसम जो सोते थे फिर तो कल वहां से आने के बाद हमारी भी नींद कंट्रोल नहीं हो रही थी। ऐसे बैठे बैठे काम कर रहे हो, नींद आ रही थी। आ, आ, इसको पता है क्या कहते हैं? सुविधा। बंडल, बंडल बंडल। आप फेंको मैं लपेटता हूं। अक्षत इस बात का सबूत है। जब चिल्लाए और जब जाकर उसको हिलाए तब अक्षत भैया उठे। तब तक तो अक्षत भैया हिले नहीं है जगह से। और उठने के बाद भी जब वो बाहर आया उसकी आंखें तब तक नींद में थी। डन ऑल ऑफ यू। 2020 से पहले जब मैं फेस टू फेस क्लास थी पुणे में, मैंने इस क्लास में पर्दा नहीं लगाया। आपको मैं बताता हूँ क्यों नहीं लगा। वो क्लास में ऐसा था, ऐसी क्लास थी लाइक 200 स्टूडेंट्स, और पीछे 2 विंडोज थी, पर्दे लगे हुए थे ताकि विंडो का रिफ्लेक्शन ना आए स्क्रीन पे और इस पे। तो लंच के बाद का जो लेक्चर था, एक दिन था सीए सीपीटी की बैच थी, 8 घंटा दिन में बैच होती थी क्योंकि 2.5 महीने की बैच थी। तो लंच के बाद भी लेक्चर था, मेरा ही लेक्चर था। एक लड़के को बहुत नींद आ रही थी, उसने क्या किया, सुकून से सोने के लिए पर्दा ले लिया खुद के आगे और खुद चला गया पर्दे के पीछे। मैं सोच रहा यार, ये जगह पे अभी तो एक लड़का बैठा था लंच के पहले, ये जगह खाली कैसे दिख रही? वहां पर्दा दिख रहा है, जगह खाली कैसे, लड़का कहाँ है? फिर जाकर वहां चेक किया, पर्दा हटाया तो पर्दे के पीछे इतनी सुकून भरी नींद, इतनी सुकून भरी नींद में सो रहा था। सही है। मैं आइडिया नहीं दे रहा हूं भाई, मैं अभी बता रहा हूं, मैं आइडिया किसी को नहीं दे रहा हूं ये। हाँ लेट जाते हैं। हाँ नहीं देखता। पर एक चीज समझना बेटा, आइडिया तो मैंने ही दिया है, तो मेरे पास तो उसका एंटीटोड हो गई ना, ऑब्वियसली। हाँ मैं जावरेज एकेडमी, I had 2 branches. One is in Indulal complex on Lal Bahadur Shastri Road in Pune, and another one in Pimpri Chinchwad near Akodi railway station. छाप लिए? करें डिस्कस? चलो
ड्यू टू inadequacy of profits during the year ended 31st March 2019, XYZ Limited proposes to declare 10% dividend out of general reserve. From the following particulars, ascertain the amount that can be utilized from general reserves according to company's declaration of dividend rules 2014. अब कंपनी 10% डिविडेंड देना चाहती है, हमें वो 3 टेस्ट करना है और चेक करना है क्या कंपनी 10% डिविडेंड दे सकती है क्या। डिटेल्स दी है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व का कोई यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड दिया है, करंट ईयर का प्रॉफिट दिया है। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड इन द पास्ट 5 years हैव बीन 12%। पहली कंडीशन है करंट ईयर का रेट ऑफ डिविडेंड जो है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड इन द प्रीसीडिंग 3 years। Even in the preceding 5 years, the rate of dividend was 12%. And how much you want to pay in the current year? 10%. Can you do that? Yes. तो पहली कंडीशन यहां पर हो जाती है पास। Rate of dividend is less than average rate of dividend. Condition number 1 पास। अब समझना है, हम यहां पर कैलकुलेशन करेंगे कि हमें कितना पैसा चाहिए डिविडेंड डिक्लेयर और पे करने के लिए। हमारा इक्विटी कैपिटल है 80 लाख, ठीक है, टेक ऑन योर कैलकुलेटर 80 लाख। 80 लाख पे आप कितना डिविडेंड देना चाहते हो? 10%। तो 80 लाख का 10% निकालिए, 8 लाख रुपए। अब समझना, मैक्सिमम बच्चा यहां गलती पता है क्या करेगा, उसको लगेगा कि ये पूरा के पूरा 8 लाख रुपए मुझे डिविजिबल प्रॉफिट से चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास यहां पर कुछ करंट ईयर का प्रॉफिट भी है। क्या ये पूरा के पूरा 8 लाख आपको डिविजिबल प्रॉफिट से चाहिए? नहीं। तो सर करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। दूसरी गलती बच्चा करेगा, ये 8 लाख में से 3 लाख माइनस करेगा। मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि पहले आप प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है आपका 17,50,000 इंटू कितना परसेंट है? 9%, 1,57,500। तो बेटा जी जो 3 लाख रुपए का करंट ईयर का प्रॉफिट है, उसमें से पहले आप प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे, तो हाउ मच अमाउंट विल बी अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स? 142,500। क्लियर हो गया सबको? और मुझे टोटल पैसा चाहिए कितना? 8 लाख रुपए। जरा 8 लाख में से 142,500 माइनस कीजिएगा। नाउ दिस फिगर इज इंपॉर्टेंट। हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड out of accumulated profits? It is 6,57,500। I repeat again, ध्यान से सुनना, कंपनी को 8 लाख रुपए चाहिए इक्विटी डिविडेंड के लिए। क्लियर है? फर्ज करो, इमेजिन करो, अगर ये पूरा के पूरा पैसा करंट ईयर में अवेलेबल होता था तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता था, क्योंकि करंट ईयर में डिविडेंड देने की कोई लिमिटेशन नहीं है। ये सवाल क्यों बनता है? क्योंकि करंट ईयर का प्रॉफिट दिख रहा है 3 लाख, बट एक्चुअली 3 लाख नहीं है, क्योंकि 3 लाख में से आप प्रेफरेंस डिविडेंड पे करोगे तो करंट ईयर का प्रॉफिट बचेगा कितना फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स? 142,500। जबकि आपको डिविडेंड देना है 8 लाख रुपए, तो आपको कितना पैसा चाहिए आउट ऑफ जनरल रिजर्व? 6,57,500। क्लियर हो गया? अब ये पैसा आप कहां से लाओगे? लुक एट योर रिजर्व्स एंड सरप्लस। सर हमारे पास जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, रिवैल्यूएशन रिजर्व। क्या आप सीआर और रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज कर सकते हो? नहीं। तो आपके पास बचेगा क्या? जीआर। जीआर में बैलेंस कितना है? बहुत पैसा है सर, बहुत अमीर है, 25 लाख। आपको चाहिए कितना 25 लाख में से? 6,57,500। यहां तक क्लियर है? यहां तक आ गए? अब ये 6,57,500 यूज करेंगे सब्जेक्ट टू दीज 3 कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है? एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड। कंडीशन पास हो गई। दूसरी कंडीशन है आप मैक्सिमम अमाउंट कितना यूज कर सकते हो? इट इज 10% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। ध्यान से पढ़ना, क्या यहां इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है? जब सिर्फ शेयर कैपिटल होता है इसका मतलब है इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी। तो दोनों की आप टोटल लेंगे, उसमें फ्री रिजर्व्स ऐड करेंगे। फ्री रिजर्व्स में हमारे पास जनरल रिजर्व, तो आपको मिलेगा 12,25,000। हमें अमाउंट चाहिए कितना? 6,57,500। और हम कितना यूज कर सकते हैं? 12,25,000। कैन आई से दिस कंडीशन इज ऑल्सो पास? तीसरी कंडीशन कहती है कि डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद आपके पास जो बैलेंस बचना चाहिए रिजर्व्स में, दैट शुड बी ग्रेटर देन 15% ऑफ शेयर कैपिटल। मेरे शेयर कैपिटल का 15% होता है 14,62,500।
और रिजर्व यूज करने के बाद बैलेंस कितना बचेगा। जनरल रिजर्व में बैलेंस है 25 लाख, उसमें से मेरे को यूज कितना करना है 6,57,500, मतलब बचेगा 18,42,500। कैन आई से दिस अमाउंट इज ग्रेटर देन 15% ऑफ शेयर कैपिटल। ये कंडीशन भी पास। Therefore, conclusion is the company can declare 10% dividend out of accumulated profits. क्लियर सभी को? इंडेक्स में पोस्ट करो, 4 नंबर कॉलम तक इसको स्टार मार्क करना है, मैंडेटरीली कंपलसरी, जब तक मैं आपके लिए वीडियो निकालता हूं। प्रोजेक्टर बंद करके पहले वीडियो अच्छे से सेट होके निकालना है। कमजोर दिल वाले ना देखें, और प्लीज आज तैयार है सभी लोग हमला करने के लिए? तैयार? अब जो आपके सामने आने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लिसन टू मी केयरफुली। एक बहुत ही फेमस किस्सा था। एक बार जी बिजनेस वाले ने किसी कॉलर से बात की थी। जी बिजनेस इज अ चैनल जहां पे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन होता है। और एक कॉलर ने कहा कि मेरे दादा ने कई साल पहले 20,000 MRF के शेयर्स खरीदे और उनके वो शेयर सर्टिफिकेट्स मुझे अभी मिले, और उस पोते को पता ही नहीं कि ये शेयर्स की आज की वैल्यू क्या है। वो वीडियो क्लिप में आपको दिखा रहा हूं। आप क्या सोचे थे? दिलों का शूटर मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर। चलिए तैयार है सभी लोग? लेट्स वॉच दैट वीडियो। अमेजिंग है। रेडी ऑल ऑफ यू? हाँ 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 हाँ। अगले दर्शक हैं रवि दिल्ली से, हमारे साथ हमारे अगले दर्शक हैं रवि। इनसे बात करते हैं। रवि, मॉर्निंग टू यू। क्या पूछना चाहते हैं आप? सर नमस्कार। नमस्कार सर मेरे दादाजी ने 1990 में MRF शेयर्स लिए थे 20,000 सर। अच्छा। और उनके सर्टिफिकेट्स टाइप मेरे पास दादाजी ने अभी दिए हैं। एक्चुअली ये पिछले 10 साल से पैरालाइज हो गया था इनको, तो मैं इनको गांव से अपने पास ले आया, इनका इलाज किया, तो अब जाके थोड़ा रिकवर हुए हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ ये किस तरीके से और कहाँ सेल आउट होंगे, या जैसे मैं इनको सेल करना चाहता हूँ। आप बेचना चाहते हैं इसे? यस सर। शेयर सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास? शेयर सर्टिफिकेट 1990 के हैं, 20,000 शेयर्स हैं MRF। ऑलराइट। एक्चुअली इसमें एक दिक्कत ये भी है विवेक कि जो सेबी ने एक वो डेडलाइन रखी थी सारे ही फिजिकल शेयर्स को तब्दील करने की डीमैट में, वो डेडलाइन क्योंकि गुजर चुकी है, सो आई थिंक मे बी मेरे ख्याल से मीर अभी भी ये डीमेटेरियलाइज कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते ट्रेड नहीं कर उसमें पाएंगे। फिजिकल। तो पहले आपको जाके किसी में भी convert जो करना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उसके पास आप जाइए, इनको डीमैट में आप कन्वर्ट करिए और उसके बाद आप इनको बेच सकते हैं। राजेश, आपसे भी राय ले लेते हैं, ये सही है? जी बिल्कुल सही कहा विवेक जी आपने। इन्हें पहले किसी डीपी के यहाँ जाकर के अपने दादाजी के नाम पे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जहाँ की केवाईसी के सारे नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे, और उसके बाद ये वहाँ डीमैट में जमा देंगे। फिर ये डीमैट होगा शेयर, उसके बाद ये चाहे तो इन्हें बेच सकते हैं। जहाँ तक कंपनी के कामकाज का सवाल है वो तो अच्छा चल रहा है जैसे सबको ही पता है, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी होल्ड की जा सकती है। बट चूंकि इन्होंने मन बना लिया है बेचने का, तो इन्हें पहले डीमैट कराना पड़ेगा। खैर आपको ये भी बता दें रवि कि
ये जो शेयर्स हैं आपके पास, इसकी कुल वैल्यू इस समय की वैल्यूएशन के हिसाब से एमआरएफ चल रहा है करीब 64-65 हज़ार के बीच में, उसके मुताबिक करीब 130 करोड़ के आसपास आती है। तब ध्यान रखिएगा एंड सी टू इट। चलिए आज हम एक ऐसे दादा कहां मिलते हैं? अबे 20,000 शेयर एमआरएफ के, और ये जब वीडियो था तब एमआरएफ का रेट था 64-65 हजार। अभी एमआरएफ का रेट क्या है? मां कसम, ऐसे दादा कहां है? किसके दादा है भाई? मैं बनूंगा ऐसा दादा। वाह, एमआरएफ शेयर बीएसई प्राइस आज का रेट 1,28,000 रुपए भाई। वॉइस नहीं आई? अरे कृतिका, वॉइस की प्रॉब्लम नहीं है, ये वीडियो आप सर्च कर लेना, बहुत फेमस है। 20,000, ऐसे 10-15 2-4 नहीं, 20,000 शेयर्स। और वो बंदा कितना कैजुअली बोल रहा है, मेरे दादा हैं, पैरालाइज हो गया है। अबे दादाजी, ये तो लंबी उम्र के लिए उनके काल सर करवा दो यार, ऐसे दादाजी है यार। 20,000 शेयर्स ले लिए दादा ने। हाँ हाँ, वो तो कम ही रही होगी सर। 1990 में एमआरएफ की शेयर की प्राइस क्या रही होगी? चेक करें, इसमें चेक करते हैं, इन लोगों को भी पता चलेगा। एमआरएफ शेयर प्राइस PRI से हो गया, ठीक है। मैक्सिमम, ये देखो, अब मैं यहां पे आ गया हूं। लास्ट अवेलेबल डेटा है 1999 का, अर्लीस्ट अवेलेबल डेटा है 1999। 8 जनवरी 1999 को प्राइस थी 1,900 रुपए, 1,900 रुपए। ये 1999 की प्राइस है। इनके दादाजी ने 1990 में खरीदा, मतलब ये कुछ रहा होगा 800-900 के आसपास रहा होगा। भाई साहब भाई साहब, है यार, पर सही चीज है ना। Isn't it amazing? Beyond imagination. इसीलिए हाँ 350 रुपए का था भाई साहब। पर उस समय 70 लाख भी बहुत बड़ी अमाउंट रही होगी जब उसके दादा ने 70 लाख रुपए लगाए, और वो भी 1990 के जमाने में, जब हर्षद मेहता का केस हुआ भी नहीं था। इतना बड़ा जिगरा होना चाहिए किसी में कि 70 लाख रुपया स्टॉक मार्केट में डाल दे। बट इकोनॉमिक्स प्रूव हो गया बॉस, हाई रिस्क हाई रिटर्न। अबे इससे ज्यादा हाईएस्ट क्या होगा? 70 लाख रुपया कितने करोड़ों बन गए, मतलब इसीलिए अपने इनकम का एक पोर्शन जो है ना, आपको सुपर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इक्विटी में डाल के रखना चाहिए, प्रोवाइडेड वो कंपनीज को आप अच्छे से स्टडी करें। किंगफिशर में मैंने बहुत कमाया, पर एक लास्ट ट्रांजैक्शन मैंने किंगफिशर का नहीं किया, वो शेयर्स अभी भी अटके पड़े मेरे पास। लास्ट मैंने किंगफिशर खरीदा था कुछ 113 या 130 रुपए में खरीदा था, और मेरे पास बहुत सारे शेयर्स पड़े हैं, वो पैसा वर्थलेस हो गया। इट हैपेंस। आप 10 चीजें करोगे, उसमें से 4-5 गलत होगी, बट अगेन द स्टार्टअप कल्चर वही है। ये जो आप शार्क टैंक इंडिया में लोग देखते हैं, ये लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, ये लोग क्यों करते हैं? इनको पता है कि अगर हम 10 इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, 8 डूबेगी, बट 1 या 2 अगर चल गई ना, वो 1-2 सबका पैसा रिकवर कर लेगी। अभी एक न्यूज आ रही है, आपने देखी है? विराट कोहली की एक आईपीओ को लेकर न्यूज आ रही है। कौन से आईपीओ की है? विराट कोहली का गेन का परसेंटेज हाँ पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी है,
ओ डिजिट। ये लेटेस्ट न्यूज है, मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, गो डिजिट का आईपीओ है। क्या हो गया? अच्छा, आपको स्क्रीन फुल कर। ये गो डिजिट एक कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। उसके आईपीओ को बैक किया है विराट कोहली, अनुष्का शर्मा ने। अब मैं आपको उसका रिटर्न का परसेंट बताता हूं। मैं आज सुबह ही एक आर्टिकल इसके ऊपर पढ़ रहा था। अरे भाई, नहीं चाहिए हमको ये सब, हम गरीब लोग हैं, नहीं। सही बात है। I'm not able to find that article. I'll tell you. It is 266%. The growth is beyond that. In terms of amount मैं बताता हूं, 2,06,00,000 रुपए लगाए विराट और अनुष्का ने, वो 9 करोड़ रुपए बन गए। 2,06,00,000 रुपीस became 9 करोड़। ये गो डिजिट आईपीओ का मनी मेक्स मनी, ये इस चीज का क्लासिक एग्जाम्पल है मैन। और ये एमआरएफ का भी जो वीडियो देखा है, ये उसका क्लासिक एग्जाम्पल है। अगर उन्होंने उस समय 70 लाख रुपए, भाई अगर आप एक बार सोचो ना, उस जमाने में 70 लाख रुपया बहुत बड़ी बात होती थी। और उसमें भी जिगरा, क्योंकि मैं अगर मेरे नाना नानी, दादा दादी, ताऊजी, इन सबको देखो तो देवर वेरी कंजर्वेटिव। सोने में इन्वेस्ट करते थे, जमीन में इन्वेस्ट करते थे, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट बनाते थे, बैंक फिक्स डिपॉजिट बनाते थे। शेयर मार्केट में कौन जाता था? कोई नहीं जाता था। And they did. And man, look at this. Amazing, huh? Incredible. चलो आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, हमारे दादा ऐसे नहीं है तो इट्स ओके। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 आपका आज का होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क होगा, लेकिन हुआ नहीं है, क्लास खत्म। मैं हूं अभी, हमें ये डिस्कशन करना है। इसके 2 क्वेश्चंस बचे हैं, वो करना है अभी। कंसेप्ट ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, आपने लॉ में पढ़ा? ये कंसेप्ट है लॉ में? लॉ में भी नहीं है? ओके, ब्रीफ डिस्कशन करते हैं और इसका एक कैलकुलेशन देख लेते हैं, सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। शेड्यूल नंबर 5 बना है इसके ऊपर कंपनीज एक्ट में, जैसे शेड्यूल नंबर 3 बना है ऑन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, वैसे ही शेड्यूल नंबर 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट टॉक्स अबाउट मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन। दोस्तों, बहुत सारी कंपनी में ये होता है कि कंपनी अपने मैनेजर्स को, जब मैं कहता हूं मैनेजर, और इस सेक्शन के लिए मैनेजर का मतलब है सीईओ, एमडी, डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर, ये सब लोग इसकी डेफिनेशन में आते हैं। तो काफी बार कंपनी क्या करती है, इनको एज ए सैलरी ह्यूज अमाउंट पे करती है, और इतना ह्यूज अमाउंट पे करती है कि काफी बार कंपनी लॉसेस में होती है, लेकिन ये लोग बहुत पैसा कमाते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जो कंपनीज बंद भी हो रही है ना, उन कंपनीज के जो मेन पर्सन है, जैसे विजय माल्या हो गए या फिर नीरव मोदी हो गए, दे आर हैविंग अ वेरी गुड लाइफ, अ सेटल्ड लाइफ। अब ये कैसे समझ में नहीं आता है, इनकी कंपनी बंद हो गई, इन्वेस्टर का पैसा डूब गया, एम्प्लॉइज का पैसा डूब गया, और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। अगेन बात वही है कि अगर प्रॉफिट है तो अलग बात है, लेकिन काफी कंपनीज ऐसे करती है जो लॉस मेकिंग है, एंड दे स्टिल पे ह्यूज अमाउंट टू देयर मैनेजेरियल पर्सनल। जोमैटो का आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा कि दीपेंद्र गोयल जी हर एक बार फंडिंग राउंड के बाद एक लग्जरी कार परचेज करते हैं, है ना। आपने कभी सोचा ये जो इतने स्टार्टअप्स हैं, जो लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स हैं, इनके जो फाउंडर्स हैं वो लॉस मेकिंग नहीं है? ट्रस्ट मी, उनके पास तो बहुत पैसा है। समीर मोहम्मद जी, मैंने कहा ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं। आपको नहीं अटेंड करना, आप एग्जिट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सवाल यहां पर है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए बना है शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 के अंदर 4 पार्ट्स है, सिर्फ ब्रीफ है, जनरल नॉलेज के लिए समझना। पहला नंबर पार्ट है, इट डील्स विद कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर
विदाउट अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। पार्ट नंबर 2 है वो डील करता है विद रेम्यूनरेशन पेएबल टू मैनेजरियल पर्सन, जिसको अभी हम देखने वाले हैं। पार्ट नंबर 3 डील करता है प्रोविजंस एप्लीकेबल टू पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ दिस शेड्यूल, और पार्ट 4 डील करता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिलैक्स एनी प्रोविजंस ऑफ दिस शेड्यूल। आपके सिलेबस से ये पूरा कंसेप्ट ही हटा दिया गया। कंसेप्ट इजी था, सिंपल था, और कस्टमरली इस पे काफी बार क्वेश्चंस आते थे, क्योंकि इस पे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे बनते हैं देखना। हम लोग अब पार्ट 2 में डील करते हैं। पार्ट 2 के 5 सेक्शंस है। तो शेड्यूल 5 पार्ट 2 सेक्शन 1 ये कहता है कि किसी भी कंपनी के मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो है इट कैन नॉट एक्सीड 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स। मतलब सेक्शन 197 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर कैपिंग लगा दी गई है दैट मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैन बी 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। और मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब मैं कह रहा हूं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन तो यहां पे सभी जने आ गए, सारे डायरेक्टर्स, होल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, सारे मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, तो दे हैव डिफाइंड हु इज अ मैनेजर, और अकॉर्डिंगली उन सबकी टोटल रेम्यूनरेशन 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। लेकिन कौन सा नेट प्रॉफिट? ये अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट नहीं है। इसके लिए आपको अलग से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है अंडर सेक्शन 198। पुराने सिलेबस में ये 198 का कैलकुलेशन भी आपके सिलेबस में था। अब ये 198 का कैलकुलेशन भी सिलेबस से हटा दिया गया है कि सेक्शन 198 के प्रॉफिट्स में क्या क्या ऐड होता है, क्या क्या ऐड नहीं होता है, वो सारी चीजें थी। तो एक ऊपरा ऊपरी हम लोग चीज देख रहे हैं। अब ये कहता है कुछ लिमिट्स उन्होंने डिफाइन की है कि कितना मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पे करना है। ओवरऑल लिमिट तो 11% हम लोगों ने देखी है, लेकिन इंडिविजुअल लिमिट्स है कि अगर कोई कंपनी है जिसमें सिर्फ एक ही मैनेजिंग डायरेक्टर है या होल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजर है, तो वो मैक्सिमम उसको कितना पे कर सकता है? 5%। मतलब ऐसा भी नहीं है कि किसी कंपनी में अगर एक ही डायरेक्टर है, सपोज 1% कंपनी, तो उसको पूरा 11% पे कर दिया, ऐसा भी नहीं चलेगा। अगर एक ही पर्सन है तो भी उसमें स्लैब्स है, लाइक यू कैन सी 5%, 10%। मैंने ये टेबल क्यों दिया आपको, उसके पीछे का लॉजिक बताता हूं, और ये डिस्कशन भी क्यों कर रहा हूं मैं। ये वाला पोर्शन ना आप आगे जाकर पढ़ेंगे अपनी सीए की जर्नी में, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में पढ़ सकते हैं, सीए फाइनल में पढ़ सकते हैं। ये समरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये समरी जो मैंने बनाई है ये ओल्ड स्टडी मटेरियल के 7 to 8 पेजेस को कंसोलिडेट करके बनाई है। तो ये समरी आपके पास रहनी चाहिए, दैट इज व्हाई केप्ट इट इन माय मॉड्यूल। अब दो चीजें हैं। सेक्शन 1 कहता है रेम्यूनरेशन पेएबल टू कंपनीज हैविंग प्रॉफिट्स। जिन कंपनी के पास प्रॉफिट होता है उनको मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पे करना है। तो कैसे पे करना है? दूसरा, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पेएबल बाय कंपनीज हैविंग नो और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। सवाल यहां पर ये उठता है, अभी हमने डिविडेंड के केस में देखा था कि कंपनी के पास अगर करंट ईयर में प्रॉफिट्स है तो जितनी मर्जी चाहे डिविडेंड डिक्लेयर करो, पे करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से आपको डिविडेंड पे करना है तो उसके लिए रूल्स बने हैं, करेक्ट। ठीक उसी तरह अगर कंपनी पैसा कमा रही है तो आप मैनेजर्स को बांटो जितना सैलरी देना है। लेकिन अगर कंपनी लॉसेस में है तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया है, द मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इज बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल। बस ये कंसेप्ट मुझे आपको सिखाना है, हाउ डू यू कैलकुलेट इफेक्टिव कैपिटल। तो इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस हैं, मैंने हटाए नहीं है, मेरे बुक से अभी भी रखे हैं। मुझे लगा कि यार थोड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, कवर करवाना चाहिए, चाहे सिलेबस में हो या ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। या देखिए पिछले बैच में तो मैंने ये भी सब करवाया था, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198 एंड ऑल, इसकी जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ इफेक्टिव कैपिटल का कंसेप्ट सीखेंगे। कम टू योर रजिस्टर्स, राइट डाउन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट। 8 नंबर कर लिया तो 9 नंबर आप खुद करेंगे अभी के अभी, इसलिए पहले क्वेश्चन नंबर 8 कर लीजिए।
Today's audit paper, second last paper. इस बार बहुत ज्यादा छुट्टियां हो गई 2 पेपर्स में, टैक्स और ऑडिट। यूजुअली इतनी छुट्टी नहीं होती है पलक, यूजुअली एक छुट्टी होती है हर एग्जाम में और किसी एक पेपर में 2 छुट्टी होती है। बट इस बार टैक्सेशन में 6th 7th 8th 3 दिन की छुट्टी थी और ऑडिट के अंदर भी 3 दिन की छुट्टी। आई थिंक इट्स टू मच बोरिंग, इतने इतने लंबे एक्सटेंड हो जाते हैं एग्जाम, तो वो एक जो एक फ्लो बना हुआ होता है ना कंटिन्यूस पढ़ने का, वो ब्रेक हो जाता है। 3 दिन में तो कोई भी रिलैक्स हो जाए, ऑडिट क्या पढ़ेगा कोई 3 दिन में। और इस बार भी वो आई थिंक इसलिए हुआ है बिकॉज इट वाज क्लैशिंग विद इलेक्शन डेट्स। बट वन माई ऑब्जर्वेशन दिस टाइम इज बहुत सारे बच्चों ने गिव अप कर दिया, एग्जाम्स नहीं दी या एक पेपर देकर गिव अप कर दिया बिकॉज वो रिलैक्स हो गए कि एग्जाम सितंबर में दे देंगे। ये दूसरा इफेक्ट है, इसमें आईसीआई गेन करेगा एग्जाम फीस के। आज सुबह भी एक स्टूडेंट का मैसेज है, सर आज मैं पेपर देने जाऊं या नहीं जाऊं। भाई ये क्या लॉजिक हुआ यार। ऐसे भी बहुत है जिन्होंने दोनों ग्रुप की प्लानिंग की, एक ही दिया। यूर राइट। मेरे हिसाब से ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले वो जिगरा रखना कि दोनों ग्रुप्स देने के लिए एग्जाम हॉल तक पहुंचना है। अब इसमें कहते हैं ना अलग अलग टाइप से लॉसेस अलग अलग पॉइंट पे होते हैं। आप अपनी क्लास में देख लो, जितने बच्चों ने 20 फरवरी को क्लास चालू की थी उतने बच्चे आज मौजूद भी हैं क्या? लॉस एंड ट्रांजिट हुआ है, मतलब लास्ट डे ऑफ द क्लास तक उतने बच्चे नहीं रहेंगे। ये लॉस होता ही होता है और ये यहीं पे नहीं हर जगह होता है। फिर जितने बच्चे G1 में थे उतने G2 में नहीं रहेंगे, फिर जितने बच्चे G2 की डे 1 पे उतने G2 के लास्ट डे तक नहीं पहुंचेंगे। मतलब जितने बच्चों ने रियली फाउंडेशन दिसंबर 23 में क्लियर किया है उन्होंने जोश जोश में रजिस्टर तो किया होगा इंटर के लिए,
लेकिन वो एग्जाम तक पहुंचेंगे ही नहीं। पूरे रास्ते में अलग अलग पॉइंट पे लॉस होता जाएगा। सबसे मुश्किल मेरे हिसाब से एग्जाम क्लियर करना नहीं है, सबसे मुश्किल है उस लॉस से बचना। हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दैट लॉस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो सबसे डिफिकल्ट चीज है। कोई चीज रोज करते रहना, निरंतर करते रहना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ चलो डन। अपने रजिस्टर के इस चैप्टर के पेज नंबर 1 सेल्फ एनालिसिस पेज पे आइए और इफेक्टिव कैपिटल का फॉर्मूला लिख लीजिए। कम टू सेल्फ एनालिसिस पेज नंबर 1 एंड राइट डाउन फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव कैपिटल। जगह नहीं है तो जगह बनाओ, स्टिकी नोट पे लिखो और वहां चिपकाओ। सक्षम कहता है सर जी आपको हॉरर मूवी से डर लगता है ना? एक मूवी है एविल डेड राइज, ये मूवी देखना सर जी, इतनी मस्त है ना क्या बताऊं, आपका सारा डर निकल जाएगा हॉरर मूवीज के। रूम की पूरी लाइट्स ऑफ करके देखना, मजा आ जाएगा। नेटफ्लिक्स मर ना जाऊं मैं लाइट बंद करके घर में नहीं रहूं और तू बोलता लाइट बंद करके। हॉरर मूवी मैं नहीं देख रहा भाई। हाँ तो भी मैं साथ में हो या अकेले हो? क्या? नहीं सर, नहीं सर, मैं हॉरर मूवीज नहीं करना भाई। आप तो यहां तक साथ निभाओगे, फिर मेरी जो घर जाने के बाद फटेगी, हालत खराब होगी। रात को टपकते हुए पानी की अगर आवाज आई ना, टप टप, मेरी तो नींदें उड़ जानी है। हाँ भाई साहब, मतलब गजब बेइज्जती है यार ये। हाँ सही बात है, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, ऐसे कोई शौक नहीं है मेरे, मैं ऐसे बहुत ठीक हूं। हाँ मैंने कल वो देखना स्टार्ट किया था थोड़ी देर, वो हीरा मंडी, नेटफ्लिक्स पे आई ना एक मूवी हीरा मंडी, बहुत बोरिंग होने लगी, फिर टर्न इट ऑफ, इट्स वेरी वेरी बोरिंग। हाँ बस यही बचा है, शैतान देख लो। क्या? बहुत बढ़िया भाई। आपको पता है सबसे बड़ी हॉरर मूवी का नाम क्या है? सीए। ये अपने आप में सबसे बड़ा खौफ है भाई। मत दिखा यार मेरे को, नहीं देखना है भाई मेरे को, हरगिज नहीं देखना है। बहुत लाइट आउट लव स्टोरी है, फिर तो क्यों देखूंगा मैं। चलो पढ़ते हैं, आपकी आवाजों से लग रहा है आपने लिख लिया है। इफेक्टिव कैपिटल की डेफिनेशन बहुत बढ़िया। हाँ बातें करने से समझ में आ गया। इफेक्टिव कैपिटल कब यूज होता है? शेड्यूल 5 कहता है कि जब कंपनी के पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स होते हैं या फिर लॉसेस होते हैं, तो वो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पे करता है ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पेड अप शेयर कैपिटल। जब हम कहते हैं शेयर कैपिटल, इसका मतलब है ईएससी प्लस पीएससी प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग माइनस इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स माइनस किसके लिए करते हैं? नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनीज। अगर इन्वेस्टिंग कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट्स को माइनस नहीं करेंगे।
क्योंकि इन्वेस्टिंग कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट्स का नेचर होता है स्टॉक इन ट्रेड, है ना, या इन्वेंट्री। एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं तो माइनस करेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कैलकुलेटर्स पे हम फिगर निकालते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं इफेक्टिव कैपिटल का। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है पेड अप शेयर कैपिटल। चेक कीजिएगा इस क्वेश्चन में पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 15 लाख रुपए प्लस 96 लाख रुपीस, 15 लाख प्लस 96 लाख। शेयर सस्पेंस का बैलेंस नहीं लेना है, इसमें आपको ऐड करने हैं फ्री रिजर्व्स। चलिए, फ्री रिजर्व्स में कैपिटल रिजर्व ले सकते हैं बट एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व। अब समझना, टोटल कैपिटल रिजर्व है 195, जिसमें से रिवैल्यूएशन रिजर्व है 1,50,000, तो 45,000 है अदर देन रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो कैलकुलेटर पे ऐड कीजिएगा 15 लाख 96 लाख प्लस 45,000 प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपको लेनी है, तो 15% डिबेंचर्स 65 लाख रुपीस आप यहां पर ऐड करेंगे। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं लेना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फिर पब्लिक डिपॉजिट्स 3,70,000 आप ऐड करेंगे। कैश क्रेडिट हम लेंगे, शॉर्ट टर्म लेंगे नहीं, इसमें से माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट्स। चेक करिएगा, इन्वेस्टमेंट्स है 75 लाख और माइनस करेंगे पीएनएल का डेबिट बैलेंस 15,25,000। चेक करिएगा 90,40,000 आ रहा है क्या। अब सिलेबस में जब था और क्वेश्चन आते थे तो दोनों असम्पशन से पूछते थे, आप यहां नीचे पढ़िएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इफेक्टिव कैपिटल एज द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5। वुड योर आंसर डिफर इफ एक्स लिमिटेड इज एन इन्वेस्टिंग कंपनी? इफ इट्स एन इन्वेस्टमेंट कंपनी तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स को यहां पे माइनस नहीं करेंगे बिकॉज उसका नेचर होता है स्टॉक इन ट्रेड। क्लियर हो गया। अब एक काम करो, कैलकुलेटर पे ही सही क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर निकालिएगा। बोथ द सिनेरियोस, इन्वेस्टिंग कंपनी, नॉन इन्वेस्टिंग कंपनी। फॉर्मूला आपके सामने, उसको ओपन रखिए। आपके रजिस्टर में जो आपने फॉर्मूला लिखा है उसको ओपन रखिए आप। हेलो, आपके सामने जो फॉर्मूला आपने लिखा है उससे ओपन रखिएगा एंड कैलकुलेट कीजिए दोनों सिनेरियोज में व्हेन इट इज एन इन्वेस्टिंग कंपनी, नॉन इन्वेस्टिंग कंपनी। अब हम देख रहे हो बहुत छोटा सा सिंपल सा कैलकुलेशन है और इसको कर लेना चाहिए। हाँ जी, क्या आंसर आया? टू क्रोर्स 4 इफ द कंपनी इज इन्वेस्टिंग कंपनी, नॉन इन्वेस्टिंग कंपनी, दोनों के आंसर्स आ गए। ठीक है, सो अब इसे इंडेक्स में पोस्ट कर दीजिएगा। वैसे आप फॉर्मूला रिवाइज कर लेंगे जब भी आप पेज नंबर 1 रेफर करेंगे, सेल्फ एनालिसिस पेज। क्वेश्चन नंबर 12 इज योर होमवर्क। आईसीआई मॉड्यूल इलस्ट्रेशन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज योर होमवर्क। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी विल डिस्कस इन टुमारोज क्लास। Tomorrow, please get with you module number 2, volume number 2 of accounting standards, and your registers should be there with you. We will be doing with accounting standards from tomorrow onwards. Correct? Chalo. Thank you so much, all of you. Thank you.